सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। आप सभी को पता है क्या टॉपिक चल रहा था लास्ट वाले लेक्चर में। हम लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, जो क्लास 10 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने एक टॉपिक लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिया था जिसका नाम था न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो है आपका रेस्पिरेशन। आइए उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई अपने। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि कल वाला जो लेक्चर था आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके कोई डाउट्स या क्वेरीज होंगी। तो जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर देना, हम उनका आंसर आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना किसी फर्दर डिलेशन के शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है भाई रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? देखिए, रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होती है भाई? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेज विद देयर सराउंडिंग्स, जिसके द्वारा जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं विद देयर सराउंडिंग्स, यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। विद प्रिंसिपली इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस प्रोसेस के अंदर जो मेजर चीजें हैं वो क्या क्या है भाई? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है, फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है बाय द इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, उनका ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। अब किस किस तरह से होती है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं उसके बीच में हम आपको आगे चैप्टर के अंदर बताएंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है आपका कितने टाइप्स का होता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या है? पहला होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है भाई इंटरनल रेस्पिरेशन, और तीसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आइए अगली स्लाइड में इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग in which organisms brings CO2 into lungs and eliminate carbon dioxide। ठीक है भाई, ये क्या है? एक फिजिकल एक्ट है ब्रीदिंग का। आप सब ब्रीथ करते हैं, मैं भी ब्रीथ करता हूँ। ब्रीथ में क्या प्रोसेस होती है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं या एक्सहेल करते हैं। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन आपने इनहेल करी वो आपके कहाँ गई? लंग्स के अंदर गई, और लंग्स में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकली। तो ये जो रेस्पिरेशन होगा वो क्या होगा भाई? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर जाना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो कौन सी है भाई? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। इट रेफर्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यूज। समझिए इसको क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होता है भी? ब्लड स्ट्रीम के बीच में होता है, और गैसेस कहाँ जाती हैं? आपकी बॉडी टिश्यूज के अंदर। इस तरह का रेस्पिरेशन होगा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। अब देखिए, आपने एक्सटर्नल में क्या किया? ऑक्सीजन को इनहेल किया, वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची? आपके लंग्स में पहुंची। अब लंग्स के अंदर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाइज। उन एल्वियोलाइज से कनेक्टेड होती हैं आपकी कैपिलरीज। वो कैपिलरीज क्या करती हैं? आपके ब्लड को एक्सचेंज कराती हैं। सपोज कीजिए आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची? आपके एल्वियोलाई में पहुंची। एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पहुंचेगी? आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कहाँ पहुंचेगी भाई? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ब्लड में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से कहाँ पर आ जाएगी? एल्वियोलाई में आ जाएगी। फिर एल्वियोलाई से लंग्स में पहुंचेगी, और लंग्स से आप उसको एक्सहेल कर देंगे बॉडी के बाहर। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में गई थी वो आगे जाकर कहाँ पहुंचेगी? बॉडी टिश्यूज के अंदर। दो प्रोसेस हो गई, पहली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरी इंटरनल रेस्पिरेशन। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ऑक्सीजन को आप इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचेगी, लंग्स से कहाँ पहुंचेगी? एल्वियोलाइज के अंदर, जहां पर एल्वियोलाइज को कहाँ पहुंचाएंगे? आपके ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी? टिश्यूज के अंदर। ये दोनों रिएक्शंस क्या हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एट द सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल डिग्रेड ग्लूकोज। क्या करती है भाई? सेल ग्लूकोज को डिग्रेड करती है। क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए।
क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। अभी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिग्रेड करती है या ब्रेक डाउन करती है, क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। तो वो जो रेस्पिरेशन होगा वो कौन सा होगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखिए इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज होगी वो डिग्रेड होगी, क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए, और कंज्यूम की जाएगी ऑक्सीजन और एलिमिनेट होगी CO2। देखिए दोबारा, रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन कंज्यूम की जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाए, इस तरह का रेस्पिरेशन जो होगा वो कौन सा होगा भाई? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब हमारे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो भी दो तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आइए दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन टू जेनरेट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, या ऐसा रेस्पिरेशन आप बोल सकते हो कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इस तरह का रेस्पिरेशन क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहां से क्वेश्चन आता है कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी जनरेट होते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से? तो कितने एटीपी जनरेट होते हैं भाई? 38। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एटीपी के कितने मॉलिक्यूल जनरेट होंगे? 38 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट क्या होंगे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए रिएक्शन के अंदर ये क्या है भाई? C6H12O6 ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसने क्या किया? एलिमिनेट की कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एलिमिनेट किया, और किसका प्रोडक्शन किया? एनर्जी का प्रोडक्शन किया। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाए? 38 मॉलिक्यूल्स। अभी किन के अंदर होता है? ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस लेस एनर्जी, यानी कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे एटीपी के? केवल 2 मॉलिक्यूल्स। एज वेल एज प्रोडक्ट्स सच एज लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक में क्या हुआ था? जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने थे, वो किसकी प्रेजेंस में थे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। और में क्या है? एब्सेंस में है। ठीक है, जिसमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होंगे वो एरोबिक होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनेंगे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे भाई? लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल। रिएक्शन देखिए, C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें? C2H5OH प्लस CO2। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया। यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसके केवल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 ATP। एरोबिक में कितने हुए थे? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट, सम बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक वॉर्म्स। ये क्या करते हैं भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कहां पर होता है? देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो अकर इन ह्यूमन बॉडी इन मसल सेल्स ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज। जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल सेल्स हैं वो एक तरह का रेस्पिरेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल यीस्ट, बैक्टीरियाज और पैरासाइटिक वॉर्म में नहीं होता, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है। और कहाँ होता है भाई? मसल सेल्स के अंदर। किसके अंदर होगा? मसल सेल्स के अंदर। ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आता है भाई? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ भाई, तो किसके बारे में बात हो रही है आगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हमारे जिम्मेदार होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कराने में हेल्प करते हैं या रेस्पिरेशन को कराने में हेल्प करते हैं। अब वो ऑर्गन वन बाय वन आपके सामने स्लाइड्स पर लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है आपका? नोस्ट्रिल।
दीज आर द ओपनिंग बाय विच एयर एंटर्स एंड लीव। नोस्ट्रल्स क्या होते हैं? ये यहाँ से आपकी एयर जो होगी वो एंटर करेगी और यहीं से क्या करेगी? लीव करेगी। ठीक है, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो भी नोस्ट्रल्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो वो भी नोस्ट्रल के थ्रू ही बॉडी के बाहर जा रही है। ठीक है, देखिए अगला क्या है? नेजल चैम्बर। नोस्ट्रल से होते हुए, नोस्ट्रल से आगे जो एयर पहुंचेगी आपकी वो कहाँ पहुंचेगी? नेजल चैम्बर के अंदर। इट फिल्टर्स एयर बिकॉज इट हैज हेयर, सॉरी यहाँ पर है आपका हेयर, इट हैज हेयर इन इट विच स्टिक डस्ट पार्टिकल्स टू मेक एयर क्लीन। जब आपने इनहेल की एयर को, तो एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे जो आपके बॉडी के अंदर गए होंगे। ठीक है, तो जब एयर आपकी नेजल चैम्बर में जाती है तो नेजल चैम्बर के अंदर कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं जो उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपका लेते हैं, जिससे आपकी एयर क्या हो जाए? फिल्टर हो जाए और फ्रेश एयर ही आपके लंग्स के अंदर पहुंचे। इट ऑल्सो हैज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विच हेल्प्स इन सेंस ऑफ स्मेल। हमारा जो नेजल चैम्बर होता है उसके अंदर हेयर्स के अलावा रिसेप्टर्स भी होते हैं जो आपको स्मेल फील कराते हैं। किसी चीज़ की खुशबू कैसी है उसको फील कराने का काम किसका होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का होता है। ठीक है, उसके बाद में एयर आपकी कहाँ पहुंचेगी भाई? फेरिंग्स में पहुंचेगी। इट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, एक कॉमन पैसेज होता है, यानी एक जंक्शन होता है जो आपके नेजल चैम्बर और आपके विंड पाइप को कनेक्ट करने का काम करता है। ये कॉमन पैसेज होता है जहां से फूड भी होकर गुजरेगा और एयर भी होकर गुजरेगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी एयर कहां पहुंचेगी? लैरिंग्स। इट इज अ शॉर्ट ट्यूब विच कनेक्ट फेरिंग्स टू ट्रैकिया। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है फेरिंग्स को किसके साथ? ट्रैकिया के साथ। इट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूसिंग वॉइस एंड नोन एज वॉइस बॉक्स। नोन एज वॉइस बॉक्स, ये क्या करता है? वॉइस प्रोड्यूस करता है और जाना जाता है वॉइस बॉक्स के नाम से। ठीक है, आगे आपका ट्रैकिया। इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं। इट हैज सी शेप्ड कार्टिलेज बोन विच प्रिवेंट ट्रैकिया टू श्रिंक। ठीक है, इसके अंदर कुछ कार्टिलेज बोन्स प्रेजेंट होती हैं। आप देखोगे कि जो आपका विंड पाइप है उसमें कार्टिलेज बोन लगी होती है सी शेप की, तो वो क्या करती हैं? जब आपकी एयर का प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो उस टाइम पर आपके विंड पाइप को कोलैप्स होने से या श्रिंक होने से बचाएंगी। ठीक है, तो ये एक सर्टेन शेप प्रोवाइड करती है आपके विंड पाइप को। क्लियर यहाँ तक? देखिए आगे क्या है अभी? ब्रोंकाई। आपका जो विंड पाइप है वो नीचे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से एक पाइप है वो नीचे जाकर कहाँ पर? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंकाई इज अ ह्यूज ट्यूब विच कनेक्ट्स ट्रैकिया एंड सेंड टू एयर, लेफ्ट एंड राइट लंग। ये क्या है? एक ह्यूज ट्यूब है जो कनेक्ट करती है ट्रैकिया को लंग्स के साथ और एयर को भेजती है कहां पर? लेफ्ट और राइट लंग के अंदर। ठीक है, डायग्राम में आप आगे समझोगे। नेक्स्ट क्या है भी? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आर द शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रोंकाई एंड एंटर्स इन द लंग्स। ये क्या है? एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सटेंड होती हैं ब्रोंकाई से और कहाँ एंटर करती हैं? लंग्स के अंदर। ठीक है, ब्रोंकाई के एंड पर लगे होते हैं एल्वियोलाई, जिसको मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में लेक्चर के कि ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं। इसी की बात चल रही थी। एल्वियोलाइज आर स्मॉल बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड नियर द टर्मिनल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, एक बलून शेप स्ट्रक्चर होती है, ग्रेप शेप स्ट्रक्चर होती है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्री के बिल्कुल टर्मिनल पर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज द साइट वेयर लंग्स एंड ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही ऐसा प्लेस होता है जहां पर लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो एल्वियोलाइज होंगे वो आपकी ऑक्सीजन को ब्लड में छोड़ेंगे और ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे वो होते हुए कहाँ पहुंचेगी? लंग्स में, और लंग्स से होकर आपकी बॉडी के बाहर निकल जाएगी। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाइज की।
ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड पर ये ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होंगी। ये ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। अब इससे जो आपको ब्लू और रेड कलर की ये वेन्स आपको नजर आ रही है, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। अब जो आपका ऑक्सीजन होगी वो कैपिलरीज में एंटर करके कहां पहुंचेगी भाई, आपकी कहां पहुंचेगी, आपकी आर्टरीज के अंदर पहुंचेगी, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, प्योर ब्लड कैरी करती हैं, तो कहां पहुंचेगी भाई, आर्टरीज के अंदर पहुंचेगी। इसी तरह से वेन से आने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से कहां जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद नेजल चैम्बर और बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी आई होप। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ब्रीदिंग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ब्रीदिंग एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में जो हम गैसेस को इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये एक सिंपल प्रोसेस है, इनहेल करना और एक्सेल करना। तो इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म को करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इनहेल करने की जरूरत पड़ेगी और एक्सेल करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनहेल नहीं करेंगे तो भी ब्रीदिंग नहीं होगी, और एक्सेल नहीं करोगे तो भी ब्रीदिंग नहीं होगी। तो ये दो मेजर प्रोसेसेस होती हैं किसके अंदर, आपके ब्रीदिंग के अंदर। तो देखिए इनहेल और एक्सेल एक्चुअल में है क्या, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म को समझिए। अब ब्रीदिंग कराने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, क्या जरूरी होती है, जिसका नाम होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो आपके लंग्स के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो आपके एब्डोमिनल कैविटी और ये ऊपर वाली जो कैविटी होती है यानी लंग्स वाले पोर्शन को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। देखिए आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद आपकी ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, लंग्स के अंदर पहुंच गई। कहाँ पहुंची, लंग्स में पहुंची। जब आपकी ऑक्सीजन लंग्स के अंदर पहुंचेगी तो लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद जो आपकी रिब्स केज है, यानी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाना, ये जो काम करता है वो कौन करता है भाई, डायफ्राम करता है। कौन करता है, डायफ्राम। जब आप एयर एंटर करोगे यानी ऑक्सीजन एंटर करेगी लंग्स के अंदर, तो डायफ्राम आपका फैल जाएगा यानी आगे की तरफ को मूव करेगा, जिससे आपके लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और रिब्स केज आगे हो जाएगा। ये इनहेलेशन की प्रोसेस होगी। जब आप एक्सेल करेंगे, एक्सेल में क्या होगा कि जो आपका डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, किधर को मूव करेगा, यानी सपोज कीजिए ये आपका डायफ्राम है, आपने ऑक्सीजन इनहेल की तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो इस तरह से मूव होगा डायफ्राम, तो लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब जब आप एक्सेल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ को मूव करेगा इस तरह से और श्रिंक हो जाएगा, जिससे आपकी जो रिब्स केज है वो आपके लंग्स पर प्रेशर लगाएंगे और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का। जब आप इनहेल करेंगे रिब्स केज बाहर आएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जब आप एक्सेल करेंगे तो रिब्स केज अंदर की तरफ हो जाएगा, तो वो लंग्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, जिससे आपकी लंग्स के अंदर प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है आपकी ब्रीदिंग। आगे चलते हैं। आगे है आपका डायफ्राम। मैंने बताया था अभी डायफ्राम क्या होता है। देखिए इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग। कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। आगे क्या है, इट सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। सेपरेशन का काम करता है। थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है, यानी डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी होती है इसमें लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। अब इसके नीचे की जो कैविटी है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो डायफ्राम होता है वो सेपरेशन का काम करता है, सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स। देखिए प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, आप सभी को पता है। तो प्लांट जो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू देयर स्पेशल पोर्स। प्लांट्स में कुछ पोर्स होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटाज एंड लेंटिकल्स। लेंटिकल्स का जिक्र अभी तक लेक्चर्स में नहीं हुआ था, पीछे मैंने आपको स्टोमेटाज के बारे में पढ़ाया होगा। तो स्टोमेटाज और
लेंटिकल्स। एक स्पेशल पोर्स होते हैं। स्टोमेटास कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? लीव्स के अंदर। और लेंटिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्टेम और रूट्स के अंदर। तो ये दोनों ही पोर्सेस प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल। अभी आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन करने का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखिए किस तरह से होता है। डिफरेंट एनिमल्स रेस्पिरेट थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी अलग अलग ऑर्गन से रेस्पिरेट करते हैं। जैसे अगर आपका फ्रॉग होगा तो वो दोनों तरीके से रेस्पिरेशन करता है, यानी पानी के अंदर भी रेस्पिरेशन करेगा और पानी के बाहर भी रेस्पिरेशन करेगा। तो ये लंग्स और मॉइस्ट स्किन दोनों से ही रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है आपका? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो रेस्पिरेशन करेगा वो किससे करेगा भाई? मॉइस्ट स्किन से। क्लियर। आगे फिश, सभी को पता होगा किससे करती है? गिल से। इंसेक्ट करते हैं भी आपके ट्रैकिया से। किससे करेंगे रेस्पिरेशन? ट्रैकिया से। और मैमल्स करते हैं अपने लंग्स के साथ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सा एनिमल किस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अंजाम देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है रेस्पिरेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है आपके सामने अमीबा का। तो अमीबा से समझेंगे हम कैसे रेस्पिरेशन होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा रेस्पिरेट वाया सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस सबको याद होगी, 9th क्लास में पढ़ी होगी आप सभी ने। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के दौरान जो आपका अमीबा होता है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। कैसे करता है भाई? ये क्या है आपकी? अमीबा की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी और ऑक्सीजन को इनटेक करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, क्लियर। डिफ्यूजन बताने की जरूरत तो नहीं होगी किसी को, सभी को पता होगा, एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो अमीबा करता है रेस्पिरेशन वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू करता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू करता है वया इट्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। तो आई होप यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। कल आपका चलेगा ट्रांसपोर्टेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और किसी को कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेरीज को डाल दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।